रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही दरगाह बना हुआ है, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही मस्जिदें बनी हुई हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म के आसपास कहीं पर ईदगाह बना दिया गया है। आप जो ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपकी रेल निकलेगी, अगर कोई आप देखेंगे कि ओवर ब्रिज होगा तो उससे सटे हुए आपको कहीं पे एक मस्जिद मिल जाएगा। मैं बेगूसराय की बात करता हूँ, मैं पटना की बात करता हूँ, सीतामढ़ी की बात करता हूँ, आप कानपुर की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, जहाँ से भी आपकी ट्रेन गुजरती है, आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन जो होती है, जितनी लाइनें हैं, मतलब ए से लेके मान लीजिए कि के तक है, जे तक है, तो ए के इस तरफ और जे के इस तरफ एक लंबी श्रृंखला होती है। शहर जब तक खत्म नहीं होता, आपको स्लम्स का एक पूरा लाइन दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो सूरज जालान वाला जो मैंने कहा था, उसमें भी कहा कि ये इंक्रोचमेंट जो है, इसको हटाना, फिर ये सब करना, ये टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग है। खुद मान रहा है और उसके बाद यह भी कह रहा है कि नहीं, इसको आप बसाइए भी। जब यह हो जाता है तो आप मूलतः यह कहते हैं कि अवैध लोग जो हैं वो स्टेट प्रोटेक्शन के साथ वैध हो जाते हैं। जुबैर जो है फैक्ट चेकर है, तो उसको तो पता होगा कि कानून क्या है, कितने वर्षों से इस पर सुनवाई हो रही थी और यह आदेश किसने दिया है, अवैध कब्जा किसने कर रखा है। अब जुबैर जानबूझकर यहां पर भी एक नए शाहीन बाग की ही तैयारी कर रहा है। स्क्रिप्ट सेम है। आपके पास 20,000 से अधिक मुस्लिम हैं, आपके पास एक कारण है, और कारण है वो वैध है, मतलब सरकार ये नहीं करवा रही, ये कोर्ट का काम है और रेलवे का काम है, और इन दोनों का 6 वर्ष की सुनवाई के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं भाई, आपने अवैध कब्जा किया, उसको हटाया जाएगा। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बताइए, 4 डिग्री की सर्दी में ये माएँ, ये बुजुर्ग, ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हल्द्वानी का मामला आप सबों ने सोशल मीडिया पर और खास करके ट्विटर पर देखा होगा, जिसमें रेलवे की 29 एकड़ जमीन, उस पर मूलतः मुस्लिम परिवारों ने कब्जा किया हुआ, वहाँ पे स्लम बनाए हुए हैं और लगभग 4,365 परिवार जो है वहाँ पे स्लम्स बने हुए हैं। उसी को खाली करवाने के लिए रेलवे को अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाँ, आप खाली करवा सकते हैं। मामला हालांकि 2016 का ही था और तभी से खाली कराने के लिए रेलवे याचिका डाल रही थी, और उसके बाद इन लोगों ने, इन परिवारों ने जो गैर कानूनी रूप से अवैध कब्जा किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं। तब इनका पक्ष लगभग 6 साल तक सुना गया और 2022 की दिसंबर के अंतिम सप्ताह में निर्णय आया कि नहीं, आप लोगों को यह जगह खाली करनी पड़ेगी और उसके लिए लोकल प्रशासन की मदद ली जाए। अब यहाँ तक तो ये है मामला, और इसमें अब क्या हो रहा है कि जुबैर, साइमा और ये जो पूरा गैंग है, वो अचानक से इसको मुद्दा बना रहा है कि मुसलमानों को जो है इस भीषण ठंड में सरकार जो है भगा रही है, सड़क पर ला रही है, और वो लोग जो है विलाप करते जा रहे हैं। लेकिन सत्य क्या है कि ये जो है रेलवे की कितनी जमीन जो है कब्जे में है। लगभग बताया जाता है कि 2500 एकड़ से अधिक या 870 हेक्टेयर, ये 2019 का रिकॉर्ड में संसद में जो डाला गया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, ये इनके कब्जे में है। जो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास की ज़मीन, पटरियों के पास जो है, जो हटमेंट्स या झोपड़ियाँ जो बना लेते हैं, फ्लैक्स वाला पोस्टर होगा, उसका छत बना लिया या एस्बेस्टस कहीं से लाके इस तरह से बना के स्लम में रहते हैं। ये एक आप सबका अपना निजी अनुभव होगा अगर आप लोग रेलवे से गए होंगे। अब यहाँ पर जो है उत्तराखंड में ये जो हो रहा है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। संवेदनशील इसलिए है कि उत्तराखंड में कहा जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन, जब स्टेट डिवाइड नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब जो वो एरिया था जो अभी उत्तराखंड है, उसमें 1 से 2% मुस्लिम थे, और उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा जो थी वो गढ़वाली संस्कृति से प्रेरित थी और उसी में रहते थे। वो लोग अपनी संस्कृति को जानते थे और वो कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नगण्य थी पॉपुलेशन। स्टेट डिवाइड होता है और उसके बाद ये पॉपुलेशन आज के समय में 15% है, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 2021 का सेंसस अगर आएगा और जो
1 से 11 का ग्रोथ रेट है, अगर उसे ही देखा जाएगा तो ये पॉपुलेशन लगभग 20% की तरफ जाने को तैयार है। उनके ग्रोथ रेट में लगभग 40% दशकीय वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। तो ये मसला है। अब ये मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम इसके अलग अलग आयामों पर चर्चा करते हैं कि ठीक है, हल्द्वानी का मामला जो है वो तो है ही, लेकिन क्या हल्द्वानी एक अकेला आइसोलेशन में देखा जा सकता है कि सिर्फ हल्द्वानी में हो रहा है, या फिर हरिद्वार में भी हो रहा है, पिथौरागढ़ में भी हो रहा है, उधमपुर में भी हो रहा है और ऋषिकेश में भी हो रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या अचानक से कहाँ से बढ़ने लगी है और उसकी वृद्धि दर जो है, राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर जो है मुसलमानों की, उससे अधिक कैसे है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें बसाने वाले लोग कौन हैं, इन सबों पर हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि हिल्स को टारगेट किया जा रहा है, पहाड़ों को, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स की प्रेजेंस जो है, उपस्थिति बहुत कम या नगण्य अभी तक रही थी और वो एक अछूता इलाका रहा था और उसमें जो कन्वर्जन का रैकेट है वो मूलतः ईसाइयों का है, जो चावल की बोरियां देकर कन्वर्ट करवाते हैं। अब ये उनके लिए टारगेट हो गया, क्योंकि पहाड़ के लोग बड़े, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से सज्जन होते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया का उतना अनुभव नहीं होता है कि क्या 3-5 चल रहा है, क्या पेंच लगाए जा रहे हैं और किस तरह से चल रहा है। पहाड़ों के गांव की बात करें तो वहाँ 50 घरों का गांव होता है, 20 घरों का गांव होता है, बहुत दुर्गम इलाके होते हैं और वहाँ पर इन लोगों को धीरे धीरे पुश करना, क्योंकि अब सड़कें बन रही हैं, लोग आ जा सकते हैं, हर दिन छोटे गांव से आप शहर जा सकते हैं, उस तरह की गाड़ियां हैं, ये सब है। तो इसके कारण जाना अब सुगम होता जा रहा है और जब जाना सुगम होता जा रहा है तो वैसे लोग जो पहले आप कह सकते थे कि उस तरह के घरों में रहते थे, जो पारंपरिक तरीके के घर होते हैं, जो पुरखों ने बनाया है, पत्थरों से बनाया है, जो इर्रेगुलर स्टोन्स होते हैं उनके वॉल्स बनाए जाते थे, तो अब धीरे धीरे ईंट, सीमेंट और बालू वाले मकान बनने लगे। तो उसको बनाने के लिए जो लेबर चाहिए होता है वो आते हैं उत्तराखंड के बॉर्डर के पड़ोसी वाले इलाके से और वो मूलतः मुस्लिम होते हैं। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम हल्द्वानी में एक्चुअली क्या हुआ उस पर थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा कि 2016 में रेलवे ने कहा कि भाई ये 29 एकड़ ज़मीन है, ये हमें खाली चाहिए। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई खाली करवा लो। उसके बाद जो पीड़ित, तथाकथित पीड़ित पक्ष था, वो जाकर कहता है कि नहीं, आपने हमारा पक्ष नहीं जाना, हमारा नहीं सुना, हमें भी सुना जाए। 6 साल सुनवाई होती है और उसके बाद फिर दिसंबर में जाके 2022 के कहा गया कि नहीं, आपका पक्ष हो गया, हमने सुन लिया, आप सबों को वेकेट करना होगा और 1 वीक का नोटिस दिया गया कि आप वेकेट कर दें। अब क्या हुआ कि 4365 स्लम्स हैं, परिवार हैं, 4365 लोग नहीं हैं, 4365 परिवार हैं इसमें। अगर हम भारतीय परिवार का भी औसत देखेंगे कि एक परिवार में कितने लोग हैं, 5 का औसत लगाते हैं, तो भी करीब करीब 22,000 से 25,000 लोग आप मान के चलिए कि इन्होंने इनक्रोच किया हुआ। ये एक बहुत ही साइजेबल पॉपुलेशन है। अब क्या होता है कि जब इन लोगों को कहा गया कि आप हटिए, तो अचानक से ये लोग सड़कों पर आए, जो कि होता ही है। लोकल जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सत्ता में नहीं होते हैं, उनका इनको टैसिट सपोर्ट हासिल होता है, वो लोग इन्हें सड़कों पर लेकर आए और फिर अचानक से जुबैर जो है सक्रिय हो गया, जो अभी जमानत पे घूम रहा है। और नुपुर शर्मा वाला मामला आपको पता ही है कि उसने किस तरह से उकसाया और उसके बाद एक के बाद एक 6-7 हिंदुओं की लाशें जो है गिरी, मुसलमानों ने काट काट कर उन्हें उनकी हत्या कर दी। तार जो है अजमेर शरीफ इत्यादि तक जुड़े हुए थे उसके। तो जुबैर ने फिर से वही कार्य किया जो वो उकसाने का कार्य करता है। वो हाय तौबा मचाने लगा, ट्वीट करने लगा कि बताइए, इतने परिवार जो है अचानक से रास्ते पर आ गए, इतनी ठंड हो गई, कोई नेशनल मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा है, और पूरा रोग आ रहा है। इसके बाद फिर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस का सांसद है और बहुत ही विशैला सांसद है, वो भी जो है रोने गाने लगा। फिर एक कोई सलमान प्रतापगढ़ी है, वो भी रो रहा है। साइमा जो है, आरजे साइमा,
वो भी रो रही है कि भाई इस पर कोई बोल क्यों नहीं रहा। और ये लोग देखिए कि ऐसा नहीं कि इन लोग को कानून पता नहीं है। जुबैर जो है पंचर पुत्र, वो तो फैक्ट चेकर है ना, फैक्ट चेकर है तो उसको तो पता होगा कि कानून क्या है। कितने वर्षों से इस पर सुनवाई हो रही थी और यह आदेश किसने दिया है, अवैध कब्जा किसने कर रखा है। और ये अवैध कब्जा करने वाले लोग कोई कुमाऊं के पहाड़ी लोग तो है नहीं, ये तो बाहर से आकर कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं। तो ये हल्द्वानी में कहां से आए, इस पर कोई फैक्ट चेक नहीं हो रहा है, इस पर कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है, इस पर कुछ नहीं बताया जा रहा है। और फिर इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सेकुलर बनाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि बताइए 50 साल पुराना उसमें एक दुर्गा मंदिर है, फलाना साल पुराना एक शिव मंदिर है, उसमें तो 8-10 मस्जिद भी है, मंदिर है तो मस्जिद भी उन्होंने चुपके से उसमें घुसाया। उसके बाद बताइए स्कूल भी है, 8-10 निजी स्कूल है, निजी स्कूल मतलब मदरसा आप कह सकते हैं एक तरह से। 2 बोल रहे हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है। ये सारी चीज़ें वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट पे बनी हुई है जिसको ध्वस्त किया जाएगा। अब देखिए कि ये जो जुबैर जो पुश कर रहा है वो कर क्या रहा है, वस्तुतः वो कुछ नहीं कर रहा है। आप चले जाइए 2020 के जनवरी में या 2019 के दिसंबर में शाहीन बाग भी इसी तरह से पुश किया गया था। एक ऐसा कानून जिसे संसद ने पास किया है, कोर्ट स्वयं कह रहा था कि एनआरसी लाया जाए, ये सब लाया जाए ताकि पता चले कितने लोग अपने यहाँ के हैं, कितने यहाँ के नहीं हैं। तो ऐसा कानून जिसमें भारतीय मुसलमानों का कोई उनकी उपस्थिति है ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं, ये विदेश के जो लोग हैं, विदेशी हैं, उनके लिए था। उसको लेकर ये लोग जो है सड़कों पर बैठते हैं और उसके बाद फिर 100 दिन वो चला। जो कोरोना का जो फर्स्ट वेव आता है तब इनको मतलब हटा तो सकी नहीं मोदी सरकार, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। तो उसके बाद जो है वहाँ से ये खुद ही गए धीरे धीरे। और उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की लाशें गिरी, ये सारा कुछ हुआ। अब जुबैर जानबूझकर यहाँ पर भी एक नए शाहीन बाग की ही तैयारी कर रहा है। स्क्रिप्ट सेम है, आपके पास 20,000 से अधिक मुस्लिम हैं, आपके पास एक कारण है और कारण है वो वैध है, मतलब सरकार ये नहीं करवा रही, ये कोर्ट का काम है और रेलवे का काम है। और इन दोनों का 6 वर्ष की सुनवाई के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं भाई आपने अवैध कब्जा किया, उसको हटाया जाएगा। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बताइए 4 डिग्री की सर्दी में ये माएँ, ये बुजुर्ग, ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। उसका पहला हिस्सा उसी तरह से गायब कर दिया गया जैसा कि गोधरा में जो नरसंहार हुआ था कि 59 कार सेवकों को जलाया, उसके बाद दंगे हुए। तो वो हमेशा ऐसे प्रणाम किए हुए वाली वो छवि लगा देते हैं कि बताओ देखो मुसलमान को काट रहे हिंदू। उससे पहले क्या हुआ था वो नहीं बताते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है कि इफेक्ट दिखाया जा रहा है कि भाई ये सड़कों पर आ गए, लेकिन क्यों आए हैं वो नहीं बताया जा रहा है। तो वस्तुतः यही तैयारी हो रही है कि इसको शाहीन बाग का दूसरा, तीसरा या जो भी वर्जन है वो बनाने की चेष्टा यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर एक हाल ही में मतलब 2021 के दिसंबर की एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उसमें क्या था कि गुजरात वाला जो खंड है उसमें सूरत से जालान करके एक जगह है, वहाँ एक रेलवे की लाइन बिछने वाली थी। उसमें क्या हुआ कि उसमें भी इसी तरह से पटरियों के आसपास और इधर उधर स्लम जो है बहुत सारे थे। जो रेलवे की ज़मीन थी, आज से नहीं 75 वर्ष से या जब से रेलवे है तब से थी। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाते हैं, सुनवाई होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो देखिए कि कैसे एक तरह से आप न्याय के और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसके विरोध में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कि रेलवे को अधिकार है हटाने का, ये तो हम मानते हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ था, वो बेघर हो जाएंगे, तो कलेक्टर ऐसे नामों की सूची बनाए और फिर सूची बनाकर यह निश्चित करे कि उन्हें आवास दिया जाए। और अगर कलेक्टर आवास नहीं दे सकता है, अगर
वहाँ की लोकल अथॉरिटीज आवास नहीं दे सकती है, तो फिर 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत इन्हें जो है घर उपलब्ध करवाए जाएं। उसके बाद रेलवे को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पुलिस ने ऐसा होने दिया और उन्होंने ये जब कब्जा हो रहा था तो हटाया नहीं। ये 4-5 पॉइंटर्स जो मैंने आपको दिए हैं ये उसी केस से हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खानवलकर थे और भी थे, तो उन्हीं का ये सब है। अब देखिए यहाँ पे रेलवे ने कैसे लेजिटिमाइज कर दिया है पूरे अवैध कब्जे को। सबसे अच्छा है, आप देखिए कि नॉर्मली क्या होना चाहिए। रेलवे की जमीन, या मान लीजिए इसको एक ABC या किसी इंडिविजुअल की जमीन या किसी संस्थान की जमीन हम मान लेते हैं कि आपकी जमीन पर कोई आके रहने लगा। उसके बाद रेलवे कहती है कि ये रहने लगा तो तुमने खाली क्यों नहीं करवाया, और उसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट यह भी ऑब्जर्वेशन दे रही है कि 75 साल से इंक्रोचमेंट होते हैं, हम जानते हैं कि एक बार हटाया जाता है फिर आके उस पर कोई रहने लगता है, फिर हटाओ फिर आके कोई रहने लगता है, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। ये खुद बोल रही है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बोल रही है कि रेलवे पुलिस क्या कर रही है, आप रेलवे पुलिस वालों को आप लोग वेतन देते हैं, वो लोग करते क्या है, उन्होंने क्यों नहीं हटाया। मतलब आपकी भूमि पर कोई आकर रहने लगेगा और आपने मान लीजिए कि 10 दिन 20 दिन नहीं हटाया और बाद में जब हटाने लगे तो आपको कह रहे हैं कि पहले दिन आपने क्यों नहीं हटाया। रेलवे की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और रेलवे जो है पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है, उसकी पटरियां हर तरफ से जाती हैं। आप मुझे यह बताइए या सुप्रीम कोर्ट यह सोचे कि रेलवे को कैसे पता चलेगा कि उसकी पटरी के किनारे कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कहीं का भी पता इनको है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी तो जगह हो सकता है ना कि जो उनके संज्ञान में ना हो, उन्हें नहीं पता हो। तो क्या जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पहले दिन नहीं हटाया तो कोई आके रह रहा है और आप अब कह रहे हैं कि ठीक है उसको हटाओ लेकिन मुआवजा दो उसको क्योंकि तुम हटा रहे हो। जो पहले से एक अवैध कार्य कर रहा है उसको आपने एक तरह से वैध बता दिया कि ठीक है वहां पे नहीं कहीं और घर उसको बना के दे दो। उसको अब सरकार घर बना कर देगी, उसको रेलवे अब मुआवजा देगा। जो एक इलेजिटिमेट लोग थे उनको आपने लेजिटिमाइज कर दिया और आपने एक वस्तुतः बिजनेस मॉडल दे दिया है इन लोगों को कि ये लोग जाएं और आप ऐसा करें और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ जो है खड़ा है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि किस किस तरह के ये कब्जे होते हैं, इंक्रोचमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं। पहला जो आप सबों ने देखा होगा जो भी रेलवे से ट्रेवल करते हैं वो ये है कि रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही दरगाह बना हुआ है, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही मस्जिदें बनी हुई हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म के आसपास कहीं पर ईदगाह बना दिया गया है। आप जो ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपकी रेल निकलेगी, अगर कोई आप देखेंगे कि ओवर ब्रिज होगा तो उससे सटे हुए आपको कहीं पे एक मस्जिद मिल जाएगा। और ये सब आज से नहीं 30 साल से 40 साल से ये है, क्योंकि इसको ऐसा होने दिया गया। किसने होने दिया गया, ये मतलब अलग अलग सरकारें आती रही हैं, किसी ने हटाया नहीं, किसी ने उसको बसाया है, वस्तुतः इस तरह से चलता रहा। तो ये पहला टाइप है जिसमें मुस्लिम जो है सीधे कब्जा करते हैं और वहाँ अपना एक मजहबी स्थल बना लेते हैं ताकि सीधा यह क्लेम किया जाए कि ये तो फलाने मर गए थे उनकी दरगाह है, ये तो हमारा मस्जिद है, मस्जिद को तो आप हटा नहीं सकते हैं। वो क्लेम कर देंगे कि 1947 से है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। बोल देंगे कि फलाने यहाँ के एक GM थे उन्होंने ये ज़मीन हमें दी थी। इस तरह से बोल करके ये कब्जा किए रहते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है, अभी हाल ही में मैं बांग्लादेश से आ रहा था कलकत्ता, ट्रेन से आ रहा था। जहाँ से बांग्लादेश की ट्रेन जो आरंभ होती है वहाँ से लेके कलकत्ता तक मैं पहुँचा और ट्रैक के एक तरफ लगातार मुझे स्लम्स बने नज़र आए। बांग्लादेश में भी था, फिर अपने भारत की सीमा में बिना पोल से घुसते हैं उधर से, और वहाँ पे भी था, और वो सतत है, लगातार है।
ये तो मैंने आपको एक इंटरनेशनल बता दिया कि इंक्रोचर्स कौन होते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा शहर एक तरह से बसा हुआ है। फिर आप बांग्लादेश हटाइए, मैं बेगूसराय की बात करता हूँ, मैं पटना की बात करता हूँ, सीतामढ़ी की बात करता हूँ, आप कानपुर की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, जहाँ से भी आपकी ट्रेन गुजरती है, आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन जो होती है, जितनी लाइनें हैं, मतलब ए से लेके मान लीजिए कि के तक है, जे तक है, तो ए के इस तरफ और जे के इस तरफ एक लंबी श्रृंखला होती है। शहर जब तक खत्म नहीं होता आपको स्लम्स का एक पूरा लाइन दिखेगा कि एक या दो, मतलब इतने पतले भी हो सकते हैं, उसका डबल भी हो सकता है, 10 मीटर छेके हुए, 15 मीटर छेके हुए, ये लगातार रेलवे से सटी हुई, रेलवे के जमीन पर कई बार जो अबेंडन ट्रैक होते हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है, उसके ऊपर घर बना लिए जाते हैं। एक ये इंक्रोचमेंट होता है, वो पूरा उनका लाइफ सेट है, वो मेन सिटी सेंटर में रह रहे हैं, क्योंकि स्टेशन मूलतः शहर के मध्य ही होता है, वहाँ पे रह रहे हैं, उनको सब चीज़ का एक्सेस है। रेलवे की वो अवैध बिजली ले रहे हैं, अवैध पानी लेते हैं, रेलवे का जो सप्लाई होता है पानी का वो ले रहे हैं, और उनका जीवन मस्त है, उनको ना कोई टैक्स देना है, कुछ नहीं देना है, कोई सरकार इस पर कुछ नहीं करती है। उसके बाद फिर तीसरा टाइप होता है कि जो अबैंडन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस पे आप देखते हैं परित्यक्त लिखा हुआ होता है, उन घरों में जो अंग्रेज के टाइम के होंगे, लाल लाल रंग के मकान जो होते थे, या ईंट का बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ होता था, तो उस सब को लेके आप देखेंगे कि उसमें भी लोग रहते हैं। ये तीसरे तरह का इंक्रोचमेंट है, उसमें आपको एक दो फैमिली ऐसे करके, या कई बार तो पूरा का पूरा समूह रहता है, या उन्होंने एक दीवार है उससे डंडा लगा के उसके ऊपर कुछ भी प्लास्टिक का ये सब डाल के छत बना लिया, उसमें रह रहे हैं। एक तो ये होता है, ये तीसरा टाइप का है। चौथा है जो रेलवे की जमीन होती है स्टेशन के पास में। एक तो मैंने आपको लीनियर बताया कि ट्रैक के पास में, एक होता है स्टेशन के आसपास इनके क्वार्टर्स बने होते हैं, इनकी अपनी मतलब इनके अभियंताओं के लिए घर होंगे, या अलग ऑफिसर्स होते हैं, या इनके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उनके लिए जो घर होते हैं, उस पे आप देखेंगे उनका कोई मैदान होगा तो वहाँ पे एक स्लम डेवलप हो चुका है। तो इस तरह का होता है, एक इंक्रोचमेंट इनका इस तरह से होता है। तो ये चार तरीके से, मतलब मेरे संज्ञान में है, जो मेरा अपना निजी अनुभव है, हमने देखा और आप में से भी बहुतों का होगा, ऐसे करके ये अवैध कब्जा करते हैं जमीनों का, और इस पर सरकार कभी भी कुछ नहीं करती। एक तो मैंने बताया, और मूलतः यह भी जान लीजिए कि ये जो भी हैं, अधिकतर जगहों पे आपको एक ही मजहब के लोग पाए जाएंगे, और ये क्या होता है कि ये कई बार स्लो प्रोसेस होता है, एक दो को लाके बसाया जाता है, और कई बार ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही बार में, जैसे रोहिंग्या है उनको लाके बसा दिया, बांग्लादेशी मुसलमान है उनको 50 घर यहाँ पे बसा दिया, रातों रात झुग्गी झोपड़ी तैयार कर देते हैं। प्रशासन को कई बार पता नहीं होता है, कई बार पुलिस को पैसे खिला दिए, प्रशासन को पैसे आपने खिला दिए, कई बार लोकल लीडर जो वहाँ पे होता है वही यह कार्य जो है फैसिलिटेट करता है, और रेलवे की ज़मीन सबसे आप कह सकते हैं कि उपयुक्त ज़मीन उनके लिए होती है, क्योंकि वो अबैंडन्ड पड़ी हुई है, उसका अभी कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, भविष्य में हो सकता है संभवतः प्रयोग हो, और तब इंक्रोचमेंट हटाए जाएंगे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसिलिटेट कर दिया, ये जो बिजनेस मॉडल बना के दिया है, उसके तहत ये सोच कर चलते हैं कि ठीक है, अभी रेलवे नहीं हटा रहा है, इसको 2 साल बाद आवश्यकता पड़ेगी, हटाएगा 3 साल बाद पड़ेगी, 10 साल बाद पड़ेगी, तब हटाएगा, तो तब हमें नए बने बनाए घर मिलेंगे, हमें मुआवजा भी मिलेगा कि हाय बाप गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये सब करके। तो ये एक इनका बहुत ही अच्छा मॉडस ऑपरेंडाई है, जिस पर ये कार्य करते रहते हैं। अब आते हैं कि ये पूरा बनता कैसे है, मतलब ठीक है कि बन गया, बने हुए हैं, किस किस टाइप के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, हल्द्वानी में क्या हो रहा है, जुबैर क्या कर रहा है, ये सब हमने जान लिया। अब जानते हैं कि ये पूरा न सिर्फ रेलवे की ज़मीन पर, बल्कि बाकी ये जो इंक्रोचमेंट या स्लम्स जो इन लोगों के बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा और सुव्यवस्थित आजमाया हुआ तरीका है। सबसे पहले क्या होता है कि टेम्पररी इंक्रोचमेंट होता है इनका, मतलब कुछ दिनों के लिए ये
आएंगे, जैसे चाहे रेलवे किनारे के लिए या रेलवे कहीं कोई ज़मीन है या किसी स्कूल की ज़मीन है, ये सब क्या होता है कि वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हम तो घुमंतू लोग हैं, हम लोग जो हैं मतलब बंजारे हैं, इस टाइप से ये बिहेव करते हैं। हमारे बच्चे, हम तो टेंट बना रहे हैं, हम तो कल चले जाएंगे। एक तो ये तरीका है, ये आके बसते हैं वहाँ पे और टेम्प्रोरी कह के ये लोग वहाँ पे बसते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। जो नए शहर बन रहे हैं या जो शहर अभी तक एक तरह से बंद पड़े हुए थे और अब वो खुल रहे हैं, या उनका जो है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो रहा है, या जहाँ पर 1 फ्लोर के घर थे, 2 फ्लोर के घर थे, अब 3 और 4 फ्लोर के घर बनने हैं, या जिस भी शहर का जीडीपी थोड़ा सा बूम करने लगता है किसी कारण से, वहाँ कोई अच्छी रेलवे लाइन बन गई, वहाँ मॉल बनने लगे, या सरकार ने उसे किसी अलग शहर का दर्जा दे दिया, पास में एयरपोर्ट बना, तो शहर जो है विकसित होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें से आप देख लेंगे कि कौन आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, जानते ही आप अधिकतर कौन जॉब करता है, प्लम्बर आएगा, आपको मेसन मतलब मिस्त्री का काम, मजदूर का काम करने वाले ये लोग आते हैं, कारपेंटरी वाले आते हैं, लकड़ी का काम करने वाले। ये सब कौन लोग होते हैं? एक खास मजहब के लोग होते हैं। ये लोग आते हैं और इन शहरों में जब बड़े बड़े मान लीजिए कहीं मॉल बन रहा है ये सब, तो क्या करेंगे कि ये फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कहाँ पे बस सकते हैं। ये शुरू में तो वहीं बसते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मॉल बन रहा है वहीं पे रह लेंगे, जो बड़े कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ ढेर सारी फैमिलीज या मतलब इंडिविजुअल्स की आवश्यकता होती है, वो अपने परिवारों के साथ आते हैं। फिर वो वहाँ पे स्लम बना के रहने लगते हैं। पहले उस मॉल के ही बाउंड्री पर रहने लगेंगे अगर मतलब वहाँ पे खाली जगह है, और फिर वहाँ रहते हुए वो पता करते हैं कि कहाँ जगह खाली है जो सरकारी है, जहाँ से हमें कोई नहीं हटाएगा। फिर क्या होता है कि जो लोकल लीडर्स वहाँ के होते हैं, और लोकल लीडर से तात्पर्य है कांग्रेसी हो जाएगा, टीएमसी का हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, इस तरह के लोग जिनका वोट बैंक ट्रेडिशनली ये लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जहां तक अभी इनका टेम्पररी सेटलमेंट जो था वो मॉल के बाउंड्री पे हुआ करता था, या रेजिडेंशियल सोसाइटी जो बन रही है उसकी बाउंड्री पर हुआ करता था, अब ये धीरे धीरे मूव आउट करते हैं और वहाँ पे ये पूरा एक एरिया छेक कर रहने लगते हैं। एक वहाँ पे मस्जिद बना लेंगे, एक वहाँ पे मदरसा खोल लेंगे, और वो एक ऑर्गेनाइज स्लम में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है कि जब जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है, 50 परिवार मतलब 250 लोग हो गए, फिर जब ये न सिर्फ काम करने वाले हैं बल्कि ये एक मैग्नेट का काम करते हैं कि आसपास के भी जो छिटपुट इधर उधर रह रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है, वो भी सेटल होने लगते हैं। मस्जिद का निर्माण हो गया, उसके बाद फिर तब जब आप एविक्ट करने जाएंगे तब ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड आता है कि भाई बताइए हम लोग कहाँ जाएं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास रहने को जगह नहीं है। फिर एनजीओ वाले आएंगे कि बताइए इनके पास रहने के लिए जगह नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? गरीबी एक तरह की हिंसा है। फिर जुबैर का गैंग एक्टिवेट होगा, जैसे अभी एक्टिव हो गया अचानक से कि ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं, इतनी सर्दी पड़ रही है, इस भीषण सर्दी में कहाँ जाएंगे ये लोग? भाई जहां से आए वहां जाएंगे, जहां से आए वहां जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये बाबा पुरखों की इनकी जमीन थी और 10 जनरेशन से यहां पे रह रहे हैं। तो जिधर से आए हैं, अगर वो म्यांमार से आए तो वहां जाए, बांग्लादेश से आए तो वहां जाए, उत्तर प्रदेश से आए वहां जाए, जैसा कि कई मामले में है। उत्तराखंड के मामले में उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग आए हैं, और यहाँ पर वो जो लोकल लीडर होता है जो इनकी भीड़ का इस्तेमाल अलग अलग प्रदर्शनों में दंगे भड़काने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, रैली के लिए इनका प्रयोग करता है, ये लोग जो है उसका अब फिर से एक भीड़ निकाल के और फिर जो है प्रदर्शन, फ्लैक्स बोर्ड तुरंत छप जाएंगे इनके पोस्टर्स, और तुरंत ये लोग आंदोलन पर उतर आते हैं। फिर क्या होता है, जब ये आरंभ हो जाएगा फिर एक लंबा कोर्ट केस चलता है, और उसमें फिर कि हम तो पीड़ित हैं भैया, हमारे पास तो मतलब बताइए, ये बूढ़ी अम्मा है 80 वर्ष की हैं, कहाँ जाएंगी? ये 4 वर्ष का बालक है, ये कहाँ जाएगा? 2 वर्ष की बच्ची है, कहाँ जाएगी? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं? इस तरह के बड़े बड़े मतलब फिलोसफिकल
क्वेश्चंस जो है आपके सामने पूछे जाएंगे ताकि आपका हृदय जो है द्रवित हो जाए। और उसका भी एक मतलब निश्चित पैटर्न है कि किस तरह के लोगों को पोस्टर पर डाला जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा कि पहले बसाया अब हमें भगा रहे हैं, इस तरह की चीज। किसी ने नहीं बसाया था तुम्हें, तुम स्वयं आकर आए और तुमने कब्जा किया था, बसाया नहीं था। तुम्हारा तो पूरा इतिहास रहा है बाबर के समय से कि बाहर से आके तुमने कब्जा किया है, तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया और तुम जो है आकर यहाँ पर इलीगली ऑक्युपायर्स हो, बसे हो। और वही डीएनए जो है, और बाद में कन्वर्ट भी हुए, लेकिन वही है कि डीएनए ट्रांसफर जो है बीच बीच में होता रहा और तुम्हारी यह स्थिति आज बन गई है कि तुम जो है सड़कों पर आते हो। फिर तो जो भी है, लंबा एक कोर्ट केस चलेगा और हल्द्वानी में जो हो रहा है ये सब चल रहा है। फिर क्या है कि जब एक बार ये कोर्ट में पहुंच जाता है तो पूरा ओनस यानी उत्तरदायित्व जो है उनको पुनर्वासित करने का स्टेट के ऊपर आ जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। और एक जगह क्लियर कर दिया तो अब वही वर्डिक्ट हर जगह साइट किया जाएगा कि ठीक है, हम इलीगल ऑक्युपायर्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि आपने हमें अगर पहले नहीं भगाया तो आप तो हमें मुआवजा दीजिए, आप तो हमें रहने के लिए भूमि दीजिए, प्रदान कीजिए और हमें कहीं पे बसाइए। तो जो स्लम में रहने आए थे लोग, वो अब एक टाउनशिप में रहेंगे, उनके लिए एक सोसाइटी बनाई जाएगी और उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना जो भी करके उसके हिसाब से उनको घर दिए जाएंगे। और ये होगा किसके पैसे से? हमारे आपके टैक्स पेयर्स के पैसे से, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वो सूरज जालान वाला जो मैंने कहा था उसमें भी कहा कि ये इंक्रोचमेंट जो है इसको हटाना, फिर ये सब करना, ये टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग है, खुद मान रहा है। और उसके बाद यह भी कह रहा है कि नहीं, इसको आप बसाइए भी। जब यह हो जाता है तो आप मूलतः यह कहते हैं कि अवैध लोग जो हैं वो स्टेट प्रोटेक्शन के साथ वैध हो जाते हैं। तो ये एक पूरा चक्र है जो हल्द्वानी में अभी हो रहा है, वो मिडिल वाला है कि अब जो है कोर्ट केस भी हो गया, अब जो है अब एनजीओ लगेंगे, जुबैर का गैंग आ गया है, धीरे धीरे नेशनल मीडिया में भी डिबेट होने लगेगा, हो सकता है और संभव है कि वो लोग सड़क घेर कर अब बैठ ही जाए वहाँ पे और शाहीन बाग बना के फिर जो है एक आंदोलन जो है खींच दे, रास्ता बंद कर दे, कट ऑफ कर दे उस इलाके को। वहाँ पे कहीं कहीं आपको जो है दंगे की स्थिति भी दिखेगी। फिर चैनल वाले वहाँ पे अब अभी तो खैर रवीश ववीश है नहीं, तो अभी तो अब तो यूट्यूब हो गया उसका, तो हो सकता है अब इंडिपेंडेंटली जाए, लेकिन एनडीटीवी का तो फायर पावर अब उन लोगों को मिल नहीं रहा है। जो भी है, तो अचानक से अब उनको कवरेज करके शाहीन बाग में वो परिवर्तित करने की पूरी परिपाटी जो है एक तय हो चुकी है। अब आगे होगा क्या और होना क्या चाहिए? देखिए, जब भी इस तरह के मामले होते हैं और इस पर जब विरोध नहीं होगा, वो तो एक तरह से आप सौभाग्य कह लीजिए कि भाजपा वापस आ गई सत्ता में उत्तराखंड में। अगर नहीं आती तो आप देखते कि ये लोग लेजिटिमाइज हो जाते, इनको सरकार जो है बिना किसी रोक टोक के, सुप्रीम कोर्ट को कहना भी नहीं पड़ता, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट को कहना भी नहीं पड़ता, और इन लोगों को बसा दिया जाता। सरकार पैसे भी देती, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी देते, पाइप्ड गैस की भी सुविधा दे दी जाती, ये तमाम चीज़ें कर दी जाती। अब यहाँ पे स्टेट में भाजपा की सरकार है तो देखना है। वैसे भाजपा भी आजकल क्या कर रही है, वो तृप्तिकरण पे चल चुकी है, तो मुझे तो संदेह ही है कि कुछ करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा कि पहाड़ों में ये डेमोग्राफिक्स को बदलने का एक षड्यंत्र है और काफ़ी हद तक ये सफल रहे, क्योंकि इनका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट या डेमोग्राफी में चेंज अगर आप देखेंगे तो वो मतलब हिंदू का पॉपुलेशन 16% से अगर इंक्रीज हो रहा है, डेकेडल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, दशकीय वृद्धि दर, इनका 39% से हो रहा है। ये पूरे उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं। ये 2001 से 11 में जो था, 11 से जो 21 का तो अभी आया नहीं है, फिर भी कई जगह पे सेंसस ये दिखाया जा रहा है इस तरह से कि प्रोजेक्टेड क्या है।
हरिद्वार के बारे में हमने सुना था कि हरिद्वार जैसा जिला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस जिला एक तरह से आप कह सकते हैं उत्तराखंड का है, वहाँ पर 40% डिकेड बाय डिकेड ग्रोथ रेट है और वहाँ की स्थिति भयावह है, क्योंकि हरिद्वार हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और वहाँ पर इतना अधिक जनसांख्यिकी में बदलाव परिवर्तन जो है वो एक मतलब आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाला है। और इसको अगर मैनेज नहीं किया जाए, इस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायपालिका इस पर जगती नहीं है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनकी भी संस्कृति में बाहरी संस्कृति का घुसपैठ होगा और आज ये हल्द्वानी हो रहा है, कल को कहीं और होगा, परसों को कहीं और होगा और ये होते होते ये इन इलाकों में भी, इन क्षेत्रों में भी छा जाएंगे। और दूसरा थ्रेट यह भी है, ईसाई ऑलरेडी वहाँ पे कन्वर्जेंस कर ही रहे हैं और अब इस्लामिक कन्वर्जेंस भी वहाँ पे, क्योंकि ये पहला है, पहले जाओ अपनी जगह बनाओ और उसके बाद फिर ये उन जगहों को धीरे धीरे चाहे बम फोड़ कर करें, दंगे करके करें, कुछ भी करके करें, वहाँ पे आपको जो है ये मिलेगा कि अचानक से वो संवेदनशील क्षेत्रों में परिवर्तित होते चले जाएंगे और जब संवेदनशील हो जाएंगे फिर वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं वो धीरे धीरे फ्लश आउट किए जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं हमारा मकान बिकाऊ है। ये जो कैराना में हो रहा था और बाकी जो मथुरा के कई जगहों पर हुआ है और दिल्ली तक में जो हुआ है, ये मोहनपुरी का इलाका जो था वहाँ पर भी, तो ऐसी जगहों पे ये फिर हनुमान चालीसा बजाना बंद करवाएंगे, बोलेंगे कि योग मत करो और फिर आपको 5 बार नमाज भी सुनाई पड़ेगी। तो ये सारा है, ये उसी कुचक्र का या एक प्रोग्रेशन का उसका एक हिस्सा है जिसमें एंड गोल जो है वही गजवाए हिंद और ये सब है। तो इससे सरकारों को लड़ना ही पड़ेगा और सरकार ना लड़े तो वहाँ के युवाओं को और वहाँ का जो स्थानीय मीडिया है इन लोगों को कवर करना पड़ेगा कि कोई इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ नहीं है। ये क्लियर स्पष्ट मामला, स्पष्ट विषय है कि कब्जा किया जा रहा है। वो रेलवे की भूमिका कब्जा नहीं है, वो तुम्हारी संस्कृति में एक घुसपैठ हो रही है और उसके बचाने के लिए उसको तुम जो है उसको बंद रखने के लिए कि सांस्कृतिक समृद्धि हम करेंगे, उसमें कोई मिलावट करके मिश्रण करके उसको बर्बाद करने के लिए जो आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए आप कितने उद्यत हैं, कितने तैयार हैं और कहां तक, किस सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी मैं दूंगा कि हाल ही में जैन धर्मावलंबियों ने सम्मेद शिखर जी पर, जो यहाँ की ईसाई सरकार जो है, मतलब ईसाई सीएम है हेमंत सोरेन झारखंड का, वो जो कर रहा था कि उसको पर्यटन स्थल बनाना है, तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, मैंने आवाज़ उठाई, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, हर जगह ये धीरे धीरे कवर होने लगा। तो अब उसका रिवर्सल आने वाला है, केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। तो इस तरह से अगर आप इसको जन आंदोलन बनाएंगे तब जाकर सरकार भी इस पर फोर्स्ड होती है कि नहीं, हमें लोग जो चाह रहे हैं उस हिसाब से चलना पड़ेगा और हम इसे स्थगित करेंगे, हम ऐसा ये अवैध कब्जा जो हम होने नहीं देंगे। और तब जाकर संभवतः पॉलिसी लेवल पर नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे कि अगर कोई इस तरह से इनक्रोच कर रहा है तो स्टेट की उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हम उनका पुनर्वास नहीं करेंगे। आप अपने स्टेट असेंबली में पास कर दो, ये कानून बनाओ कि अगर कोई अवैध आ रहा है, उसके पास कोई पेपर नहीं है उस जमीन का, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। ये पुष्कर धामी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आपका राज्य तो अत्यधिक अभी मतलब इस पर संकट के ठीक ठाक बादल जो गहराए हुए हैं और आरंभ आपके हरिद्वार और ऋषिकेश से हो चुका है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जैसा भी हमारा सहयोग कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से सहयोग करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।